हेलो एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आपका आज के एक स्पेशल सेशन में। आज हम यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 2 के गवर्नेंस का एक जो आपका टॉपिक है उसका एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हम सिंप्लीफाई करके समझेंगे। ई गवर्नेंस एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि शॉर्ट में डीपीआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 अनाउंस किया है और इस साल की थीम रखी गई है विकसित भारत 2047, एआई एनेबल्ड, डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। इस लेक्चर को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि आपका प्रीलिम्स एज वेल एज जो मेंस का कंसेप्चुअल बेस है दोनों एक साथ ही कवर हो जाए। तो बिना किसी डिले किए लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक टुडे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के टोटल तकरीबन 17 प्रोजेक्ट्स को नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस के लिए चुना गया है। इसमें से 10 प्रोजेक्ट को मिलेगा गोल्ड अवार्ड, 6 प्रोजेक्ट को मिलेगा सिल्वर अवार्ड और 1 प्रोजेक्ट को मिला है जूरी अवार्ड। ये अवार्ड्स कहां दिए जाएंगे तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जयपुर राजस्थान में होने वाला है 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस और इस दौरान ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो साल 2003 से हर साल डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा दिए जा रहे हैं। गोल्ड अवार्ड्स को 10 लाख रुपए और सिल्वर अवार्ड्स को 5 लाख रुपए का कैश इंसेंटिव मिलता है, जिसे उन्हें पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के रिसोर्स गैप को ब्रीच करने के लिए यूटिलाइज करना होता है। तो ये रीजन है कि जिसकी वजह से नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो रिसेंटली न्यूज में है। अब बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े विनर की, विच इज द एग्रीस्टैक। दिस इज द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फार्मर्स। एग्रीस्टैक को 2024 में लॉन्च किया गया था अंडर द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका बेसिक एम क्या है? डेटा कंसोलिडेशन, अलग अलग सोर्सेस से डेटा को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना। इसके अंडर 3 फंडामेंटल रजिस्ट्रीज आती हैं। सबसे पहली रजिस्ट्री कौन सी है? फार्मर्स रजिस्ट्री है। फार्मर्स रजिस्ट्री का मतलब क्या हो जाएगा? तो फार्मर की डिटेल को डिजिटाइज करना। दूसरी रजिस्ट्री है जिसको हम कहते हैं यहां पे जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स। तो ये जो जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स है उसमें जमीन के रिकॉर्ड्स को मैप किया जाएगा। तीसरी रजिस्ट्री है जो कि है क्रॉप स्वॉन रजिस्ट्री, और ये जो क्रॉप स्वॉन रजिस्ट्री है इसमें किस खेत में कौन सी क्रॉप उगी है इसका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये सारा डेटा स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स कलेक्ट और मेंटेन करती है, और अगर आप इसको फेडरल एंगल से देखो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाएगा ऑफ अ डायरेक्ट फेडरल कोऑपरेशन के जहां पे इसका डेटा स्टेट और यूटी के द्वारा कलेक्ट और मेंटेन किया जाता है। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट एग्रीस्टैक। द नेक्स्ट मेजर विनर है दैट इज द ई जागृति। इसका फुल फॉर्म है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर जागृति इज जस्टिस एंड ग्रीवांस रिड्रेसल थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो हमारे देश के कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। इस प्लेटफॉर्म से क्या बदलेगा? अब कोई भी कंज्यूमर घर बैठे बैठे ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकता है।
केस का स्टेटस चेक कर सकता है और ऑनलाइन ही जजमेंट डाउनलोड कर सकता है। यह कंज्यूमर कमीशन को पेपरलेस और एफिशिएंट बना रहा है। डिजिटल गवर्नेंस जब डायरेक्ट जस्टिस डिलीवरी में इंटीग्रेट होती है तो इससे हमें देखने को मिलता है रियल सिटीजन एम्पावरमेंट। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ ई जागृति इनिशिएटिव। यहां पे आप खास ध्यान में रखेंगे, लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड justice and grievance redressal through information technology and innovation, that is the e-Jagruti's full form. चलिए तो अब बात करते हैं दो और आउटस्टैंडिंग अवार्ड विनर्स की। एक है हमारे पास पहला जो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिलीज करती है। ये इंडेक्स रूरल लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है बेस्ड ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहां पे खास ध्यान रखिएगा, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पैरामीटर पे इवेल्युएशन होता है पंचायत का, और उसके अकॉर्डिंगली ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स बनाया गया है। टोटल 9 ब्रॉड थीम्स है इसके अंदर, जो पंचायत को रैंक किया जाता है बेस्ड ऑन दोज 9 ब्रॉड थीम्स, जो लोकल गवर्नेंस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। दूसरा हमारा इनोवेशन है दैट इज द प्रयागराज मेला अथॉरिटी का महाकुंभ 2025 टेक डिप्लॉयमेंट। सो इट इज मैनेज्ड बाय द प्रयागराज मेला अथॉरिटी। मिलियंस ऑफ पिलग्रिमेज को मैनेज करने के लिए एक एआई अनेबल्ड सर्वेलेंस, रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग, क्राउड को कैसे मैनेज करना है, और स्मार्ट सिक्योरिटी फीचर्स का इसमें यूज किया गया। इट इज क्लास अपार्ट एग्जांपल ऑफ हाउ एडमिनिस्ट्रेशन कैन यूज टेक्नोलॉजी फॉर द मैसिव क्राउड मैनेजमेंट एंड डिजास्टर प्रिवेंशन, जो कि हमें इस साल मतलब कि जो 2025 है उसमें महाकुंभ के अंदर देखने को मिला। तो ये दोनों आप एक इंपॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग अवार्ड विनर्स की तरह याद रखेंगे, दैट इज द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स एंड महाकुंभ 2025 टेक डिप्लॉयमेंट। चलिए तो अब आते हैं मेंस के अकॉर्डिंगली जो कंसेप्चुअल कोर होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ई गवर्नेंस होता क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको कहें तो गवर्नेंस के अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना ताकि पब्लिक सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो सके। इसका अल्टीमेट गोल क्या है? स्टेट और सोसाइटी के बीच के गैप को खत्म करना है। जब सिटीजन्स को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, ट्रांसपेरेंट फीडबैक मैकेनिज्म मिलता है और रियल टाइम डेटा डिसेमिनेशन होता है, तो हमें ई गवर्नेंस जो है वो रिस्पॉन्सिव बनता हुआ दिखता है। इस कंसेप्ट को हम आगे डिटेल में पिलर्स के साथ देखते हैं। तो इंडिया में ई गवर्नेंस की जर्नी कोई 1-2 साल पुरानी नहीं है। यह जर्नी की शुरुआत होती है 1970s में। 1970 में ही हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस बनाना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेजर माइलस्टोन आता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और वो जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है इसको 1976 में एस्टेब्लिश किया जाता है। फिर 1980s और 1990s में हमें नेटवर्किंग तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है वो आता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ 2006। इस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ने कॉमन सर्विस सेंटर्स को रूरल इंडिया तक पहुंचाया। इसके बाद डिजिटल इंडिया मिशन ने पूरा लैंडस्केप को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, जहां टेक बेस को टारगेट करके डायरेक्ट बेनिफिट डिलीवर कैसे किया जाए, यह हमें इस तरह के डिजिटल इंडिया मिशन से समझ में आता है। सो दिस इज व्हाट द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ई गवर्नेंस दैट यू कैन कंसीडर इन केस ऑफ द इंडिया। तो इसके आगे अब हम ये और
वैल्यू एडिशन पॉइंट कंसीडर करते हैं कि जो आपके गवर्नेंस के आंसर में आपको काफी हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा द एक्रोनिम विच कैन बी यूज्ड फॉर द ई गवर्नेंस, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट गवर्नेंस। दैट हाउ ई गवर्नेंस कैन बी कंसीडर्ड स्मार्ट। सो द एस स्टैंड्स फॉर सिंपल, यानी कि रूल्स और प्रोसीजर को सिंपल बनाना है। द एम स्टैंड्स फॉर मोरल, यानी कि एथिकल और वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन करना है। देन ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटेबल, यानी कि हमें जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी है वो अकाउंटेबिलिटी एनहांस करनी है, सेट की जा सकती है विद इन दी एडमिनिस्ट्रेशन। देन दी आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि सिटीजन के ग्रीवेंसेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिजॉल्व करना है, और यह भी ध्यान देना है कि फिर से ऐसे ग्रीवेंसेस पैदा ना हो। और देन टी फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को जितना हो सके उतना आप ओपन डोमेन में, ट्रांसपेरेंट वे में इसको रहने दीजिए। ई गवर्नेंस के ये स्मार्ट गवर्नेंस के आइडिया के द्वारा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके 4 कोर पिलर भी हो जाते हैं, दैट इज पीपल, द प्रोसेस, द टेक्नोलॉजी एंड द रिसोर्सेस। इन चारों को बैलेंस करके ई गवर्नेंस को हम रियलिस्टिक वे में इंपैक्टफुल बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट ओवरऑल स्मार्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क एज फार एज द ई गवर्नेंस इज कंसर्न। इंडिया के पास कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स है जो वर्ल्ड स्केल पर रिवॉल्यूशनरी माने गए हैं। उनमें से कुछ फ्लैगशिप माइलस्टोन को हम यहां पे याद रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला इसके अंदर क्या आ जाता है, द आधार कार्ड। आधार कार्ड इज कंसीडर्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिटी डेटाबेस। ये बायोमेट्रिक आइडेंटिटी डेटाबेस है कि जिसने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सेफ बनाकर हजारों करोड़ रुपए के लीकेजेस और जो घोस्ट अकाउंट्स होते थे उसको एलिमिनेट किया है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज दी उमंग प्लेटफॉर्म, उमंग ऐप। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी ऐप है कि जहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की 1200 से भी ज्यादा सर्विसेज का एक्सेस मिल जाता है। देन वी हैव गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम पोर्टल। सो द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में करप्शन को खत्म करने के लिए ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है जो मेनली ऑपरेट होता है फ्रॉम B2G ट्रेड, और इसको स्ट्रीमलाइन किया गया है। बिजनेस टू गवर्नमेंट के जो भी एक तरह के ट्रेड है उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है अंडर दिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। And then we have e-courts and e-offices. These are also considered one of the very successful milestone. यहाँ पे जुडिशियल फाइल्स को डिजिटाइज करके कोर्ट डिलेज को मिनिमाइज किया जा रहा है। दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस फ्लैगशिप ई गवर्नेंस मिशंस। इसमें आप ये 4 एग्जांपल खास तौर पे कोट कर सकते हो, द आधार कार्ड, द उमंग ऐप, द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड द ई कोर्ट्स एंड ई ऑफिसेस। लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट चल रहा है? तो हमेशा यूपीएससी एक एनालिटिकल एंगल भी पूछती है, यानी कि इसलिए आपको चैलेंजेस भी समझना जरूरी होता है। पहले बड़ा चैलेंज ये है कि डिजिटल डिवाइड, यानी कि स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 के मुताबिक इंडिया पर कैपिटा डिजिटाइजेशन में अभी भी काफी पीछे है। वी रैंक 28 रूरल अर्बन जो गैप है और लो डिजिटल लिटरेसी है वो सबसे बड़ी रुकावट है यहां पे। सो दैट इज वन ऑफ द आइडिया दैट वी हैव द डिजिटल डिवाइड। द अनदर चैलेंज जो कि दूसरा क्रिटिकल एरिया है दैट इज द साइबर सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी का वनरेबिलिटी जो हमें देखने को मिलता है। जितना ज्यादा डेटा हम डिजिटाइज करेंगे उतना ही डेटा लीक और साइबर थ्रेट का रिस्क भी बढ़ेगा। इसके लिए हमें रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जिससे हम डेटा सिक्योरिटी अचीव कर सके उसकी जरूरत रहेगी। तो ये है हमारे जो मेजर क्रिटिकल चैलेंज या ऑब्स्टेकल्स कह सकते हो एज फार एज द ई गवर्नेंस इज कंसर्न।
अब बात करते हैं इस पूरे डिजिटल मॉडल की, जो कोर कह सकते हो कि आत्मा है, वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डीपीआई आखिर है क्या? तो यूनाइटेड नेशंस के डेफिनेशन के मुताबिक डीपीआई एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जो मॉडर्न सोसाइटी का बैकबोन है। जैसे फिजिकल रोड्स कनेक्टिविटी बढ़ाता है, वैसे ही डिजिटल पाथवेज सोसाइटी को ट्रांजैक्शनल सिक्योरिटी देता है। इंडिया ने इसका फाउंडेशन किस पर रखा? तो इंडिया ने इसका फाउंडेशन रखा ऑन दी जेम ट्रिनिटी। जेम ट्रिनिटी यानी कि J for Jan-Dhan accounts, which is basically referring to the financial access, plus the Aadhaar, A for Aadhaar card, which focuses on identity, and then the third M for the mobile connectivity. These three are the fundamental layer के जिसके ऊपर हमने बनाया है इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक क्या क्या इंक्लूड करता है? तो ये इंक्लूड करता है आधार, ये इंक्लूड करता है यूपीआई, ये इंक्लूड करता है डिजी लॉकर एटसेट्रा। ये सारी जो हमें अलग अलग एप्लीकेशंस जो देखने को मिलती है वो यहाँ पे हमें इंडिया स्टैक के अंदर देखने को मिलता है। और ये डिजाइन इतना सक्सेसफुल रहा है कि फरवरी 2026 की तक इंडिया ने तकरीबन 24 कंट्रीज के साथ एमओयू साइन किए हैं ताकि इंडिया स्टैक को रेप्लिकेट किया जा सके। ये हमारे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का भी एक नया पिलर बन चुका है। सो टुडे व्हाट वी कैन कंसीडर दैट दिस टाइप ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंडिया हैज क्रिएटेड is also becoming one of the important pillar for our soft power diplomacy. तो ये था हमारा एक कंप्लीट कवरेज ऑन ई गवर्नेंस एंड द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इसके बेस पे ऐसा क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक एनालाइज हाउ द ट्रांजिशन टू डीपीआई शेप्स द स्ट्रक्चरल गवर्नेंस इन इंडिया। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से जरूर से इसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा कि इसके अंदर आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इस तरह के सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और ऐसे ही हाई यील्ड करंट टॉपिक के साथ हम फिर से लौटेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।